यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी में हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी, जिसके पिछले अंक में हम सुन रहे थे उइगुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। दोस्तों, इस कहानी में हमने सुना था कि एक गरीब लड़की किसी गरीब लड़के से बेहद प्यार करती है और उनके माता पिता उन दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन यह गरीब लड़की बेहद सुंदर और बेहद प्रतिभावान है, जिसके चर्चे राजा तक पहुंच जाते हैं और राजा भी इस लड़की को पाने की कोशिश करता है। लेकिन यह लड़की राजा के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। दोनों दंपति पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी जीविका कमाते हैं। लेकिन एक दिन जब पति अपनी पत्नी की बनाई हुई चादर बेचने के लिए बाजार जाता है, तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से राजा से हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। किसने बनाई है यह चादर? उसने पूछा। राजा द्वारा अचानक यह सवाल पूछे जाने से वह आदमी घबरा गया। वह एक सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कुछ बेतुके ढंग से उत्तर दिया, मैंने इसे बनाया है। यह सुनकर राजा के अनुचरों ने ठहाका लगाया। गरीब आदमी समझ गया कि उसका झूठ विश्वसनीय नहीं है, इसलिए वह और ज्यादा घबरा गया। बोलो, सच सच बताओ, राजा ने फिर कहा। डरने की क्या बात है, मेरी बहन ने इसे बनाया है, उसने फौरन बात बदल कर कहा। मगर राजा जानता था कि उसकी कोई बहन नहीं है तथा उसकी आवाज से भी लग रहा था कि वह सच नहीं बोल रहा है और एक सफेद झूठ है। राजा चिल्लाया, बस बहुत हो गया, अब सच बता दो। उस भोले भाले आदमी के पास कोई चारा नहीं रहा और उसे सच बोलना पड़ा। मेरी पत्नी ने इसे बनाया है। यह सुनकर राजा ने अपना सिर हिलाया और कुटिलता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम कितने में इसे बेचना चाहते हो? यह बहुत अच्छी चादर है, चांदी के 20 सिक्कों में, उस आदमी ने कहा। राजा ने वह चादर ले ली और अपने अनुचर से उसे चांदी के 20 सिक्के देने को कहा। मैं कल शिकार खेलने जा रहा हूँ और तुम्हारे गांव से होकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे घर कुछ देर ठहर कर थोड़ा आराम भी करना चाहूंगा। तुम मेरे लिए कुछ खाना तैयार रखना। बेचारा पति घर वापस चल दिया। रास्ते भर वह इस घटना के बारे में सोचता रहा और मन ही मन अपने को धिक्कारता रहा कि उसने अपनी पत्नी की बात याद क्यों नहीं रखी और चादर बेचने के लिए इतना उतावला होकर 41वें मार्ग पर क्यों चला गया। घर लौटकर उसने चांदी के सिक्के अपनी पत्नी को दे दिए, मगर उस समय वह बेहद दुखी दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी फौरन समझ गई कि शायद कोई अशुभ घटना हो गई है। तुम इतने चिंतित क्यों हो? पत्नी ने पूछा। वह अपनी पत्नी से कोई बात छिपा न सका और उसने उसे सब कुछ बता दिया। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह भी परेशानी में पड़ गई। जब मैंने तुमसे वहां नहीं जाने को कहा था तो तुम ये बात क्यों भूल गए? पत्नी ने दुखी होकर पूछा। देखो, अब तुमने हमें कितनी भयानक मुसीबत में डाल दिया है। पत्नी की बात सुनकर वह बेचारा और भी दुखी हो गया और पश्चाताप के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर उसकी पत्नी का दिल पसीज गया
और उसने पति को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब वे लोग कल आएंगे तो मैं कहीं छिप जाऊंगी। अगर वे तुमसे पूछे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है तो कह देना कि बाहर चली गई है। दूसरे दिन राजा सचमुच उसके यहाँ आ पहुंचा। उसने घर की देहरी पर पैर रखते ही चाय की मांग की। उसका ख्याल था कि उस आदमी की घरवाली ही उसे चाय देने आएगी, मगर वह यह देखकर अचंभे में पड़ गया कि पत्नी के बजाय उसका पति चाय बनाने रसोई घर में चला गया। यह काम करने के लिए तुम अपनी पत्नी को बुलाओ। राजा ने उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। मेरी पत्नी कई दिनों से घर में नहीं है, पति ने कहा। यह सुनकर राजा की त्योरियां चढ़ गईं और चेहरा तमतमा गया। उसने सोचा कि यह संभव नहीं कि वह औरत घर से बाहर चली गई हो। वह जरूर यहीं कहीं छिपी होगी। देखता हूँ अब तुम मेरे चंगुल से कैसे बच निकलती हो। यह सोचकर वह मन ही मन प्रसन्न हो उठा। उसने अपने हाव भाव से दोस्ती का दिखावा करते हुए लड़के के पति से कहा, अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ और बैठकर मेरे साथ शराब पियो। राजा का अनुरोध अस्वीकार करना पति के लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने शराब का प्याला ले लिया और धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। दुष्ट राजा ने शराब में पहले से ही नींद की दवा डाल दी थी, जिसे पीने से कोई भी व्यक्ति जरूर 3 या 4 दिन तक नशे में बेसुध पड़ा रहता। सो बेचारा गरीब पति भी एक प्याला शराब खत्म करते करते बिल्कुल बेहोश हो गया था। यह देखकर राजा ने उसके कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। इस तरह के एक छोटे से कमरे में छिपी लड़की को ढूंढ निकालना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। जब राजा ने उस सुंदर लड़की को देखा तो वह उस पर एकदम मोहित हो गया। वह सचमुच इतनी खूबसूरत थी कि लोगों द्वारा उसके सौंदर्य की चर्चा करना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। राजा ने उससे अनुरोध किया कि वह उससे शादी कर ले। उसने लड़के की बड़ी खुशामद की, उसे फुसलाने की हर चंद कोशिश की और उसकी हर इच्छा पूरी करने का वचन दिया, मगर लड़की ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। मेरा पति अभी जीवित है और मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ। यहाँ तक कि अगर आप मुझे मार डालें तो भी मैं किसी दूसरे को प्यार नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा को बेहद गुस्सा आया। उसने अपने अनुचरों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बांधकर और घोड़े पर लादकर राजमहल ले जाया जाए। मैं देखूंगा कि तुम अब भी मुझसे शादी करने से कैसे इनकार करती हो। उसने मन ही मन कहा। अब यह लड़की सचमुच चिंता में पड़ गई। वह सोचने लगी कि अगर ये लोग इस तरह जबरदस्ती मुझे यहाँ से ले गए तो मेरे पति जागने पर मुझे कहाँ ढूंढेंगे। अचानक उसे एक बात सूझी और वह राजा से बोली, अगर मुझसे शादी करने का आपका इतना ही आग्रह है तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, जल्दी से कहो, मैं केवल एक बात नहीं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। लड़की ने कहा, हमारे रिवाज के अनुसार जब कोई महिला फिर से शादी करती है तो उसे नाग और पानी के देवता की पूजा करनी पड़ती है, वरना अमंगल होता है। दोस्तों, नाग दरअसल तंदूर में पकने वाली एक प्रकार की मोटी खमीरी रोटी है जिसे उइगुर जाति के लोग खाते हैं। जरूर जरूर, जो चाहो करो। राजा खुशी से सहमत हो गया। इसलिए लड़की ने अपने पति के पास बहुत से नाग इस तरह रख दिए कि उनके नोक राजमहल की ओर संकेत करती थी तथा एक प्याले में पानी भी रख दिया। राजा लड़की को अपने साथ ले गया। राजमहल को जाते समय लड़की रास्ते में भी थोड़े थोड़े फासले पर संकेत के रूप में नाग और प्याले में पानी रखती गई। 3 दिन बाद जब लड़की का पति जागा तो उसने कमरे में अपने को अकेला पाया। वह फौरन समझ गया कि राजा ने उसे धोखा दिया है तथा उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। फिर उसकी नजर कमरे में रखे नाग और पानी पर पड़ी। उसे फौरन समझ आ गया कि ये चीजें उसकी पत्नी ने उसके लिए रखी हैं। उसने नांग खा ली और पानी पी लिया। फिर वह राजमहल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे नांग का एक और ढेर
तथा प्याले में पानी मिला। इस प्रकार उसे रास्ते भर बड़ा कठिनाई के खाना पीना मिलता रहा और कहीं भी भटकना नहीं पड़ा। अंत में वह राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा, मगर राजमहल चारों ओर से एक ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ था और प्रवेश द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। वह अंदर कैसे जाए? वह चारदीवारी के बाहर पूरे दिन और रात चक्कर लगाता रहा, लेकिन अंदर जाने का कोई उपाय उसे नहीं सूझा। अचानक एक बुढ़िया वहां आ गई। जब उसने देखा कि वह बहुत उदास और इधर उधर चक्कर लगा रहा है, तो उसने उससे पूछा कि वह क्या ढूंढ रहा है। उस बुढ़िया के चेहरे से इतनी दयालुता झलकती थी कि उसने उसको सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें एक सिक्का देती हूँ, बुढ़िया उसकी बात सुनकर बोली। इससे तुम कुछ धागे, सुइयां, कंघियां और आईने जैसी महिलाओं के इस्तेमाल की चीजें खरीद लाओ। फिर राजमहल के द्वार पर जाकर फेरी लगाओ। इस प्रकार शायद तुम अपनी पत्नी से मिल सकोगे। उधर राजा ने राजमहल में लौटते ही लड़की से शादी करने को कहा। लड़की ने कहा, जब मैं आपके साथ यहाँ आ ही गई हूँ, तो इसका मतलब है कि आपसे शादी करने के लिए सहमत हूँ। मगर इस समय मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि बीमार हूँ। आप 1 महीने तक मेरे कमरे में प्रवेश न करें। दूसरी बात, जब मैं अपने कमरे में बैठे बैठे ऊब जाऊं, तो मुझे मन बहलाव के लिए द्वार पर जाने की इजाजत भी दे दें, वरना मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। आप मुझे अपने राजमहल में ले ही आए हैं, इसलिए इतना बेचैन होने की क्या जरूरत है? राजा इसका जवाब नहीं दे सका और उसने उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद जब राजा शिकार करने बाहर चला गया, तो वह लड़की द्वार पर आ गई। वहां उसे एक फेरी वाले को अपना माल बेचने के लिए हाथ लगाते सुना। वह अपने पति की आवाज से परिचित थी, इसलिए अंग अंग फूले नहीं समाई। उसने पास जाकर देखा कि वह सचमुच उसका ही पति है, मगर पति ने पत्नी को नहीं पहचाना क्योंकि उसने घूंघट काट रखा था। लड़की ने उसे बुलाया और उसे चीजों के दाम और अन्य बातों के बारे में पूछताछ की, ताकि वह भी लड़के की आवाज पहचान ले। फिर लड़की ने चारों ओर देखा और उसे जब इत्मीनान हो गया कि उनके नजदीक कोई और व्यक्ति नहीं है, तो वह फुसफुसाई, ये सोने की 2 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो और जब सड़क पर कोई घोड़े बेचने वाला दिखाई दे तो 2 घोड़े खरीद लो। 3 दिन बाद आधी रात को चारदीवारी के बाहर मेरा इंतजार करना। यह कहकर लड़की ने सोने के सिक्के उसे दे दिए और चुपके से राजमहल में लौट गई। सौभाग्यवश उसे किसी ने नहीं देखा। राजा शिकार खेलकर लौट आया और फौरन लड़के से मिलने गया। उसने देखा कि वह उदास और दुखी है। अब तुम क्यों नाराज हो? उसने पूछा। लड़की ने मोहक ढंग से मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया, और किसी से नहीं, सिर्फ आपसे। आपने कहा था कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, मगर मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं? आपने मुझे कोई जिम्मेदारी या काम तक नहीं सौंपा है। राजा ने जब यह सुना तो फौरन अपनी जेब से 41 चाबियां निकाली और कहा, ये लो सारी चाबियां, अब से तुम्हें इन्हें अपने पास रखना है। उसने चाबियां ले ली और राजमहल में आने के बाद पहली बार मुस्कुराई। जिस 1 महीने की मोहलत तुमने मांगी थी, वह मियाद अब पूरी होने वाली है। तुम्हें अपना वादा याद है ना? राजा ने कहा, मैं जानता हूँ, लड़की बोली, मगर महीना समाप्त होने में 3 दिन अभी बाकी है, इतनी उतावली क्यों? 3 दिन बाद राजा फिर शिकार खेलने बाहर चला गया। उधर लड़की ने शाही अस्तबल में जाकर 2 अच्छे घोड़े चुने और एक नौकर को हुक्म दिया कि उन्हें सड़क पर बेचने ले जाए। राजमहल से बाहर जाते ही नौकर की मुलाकात लड़की के पति से हुई। नौकर ने सोने के 2 सिक्कों में उसे दोनों घोड़े बेच दिए। लड़की के पति ने उंगलियों पर दिन गिनकर हिसाब लगाया कि 3रा दिन हो चुका है, इसलिए वह उसी रात दोनों घोड़े लेकर राजमहल के पास आ गया और चारदीवारी के बाहर इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसकी बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन आधी रात तक लड़के का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। फिर न जाने कैसे उसे औंधाई आ गई
और वह दीवार के सहारे बैठकर सोने लगा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइगुर लोक कथा, जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। ठीक उसी समय एक गंजा आदमी, जो उस शहर का बदक था, किसी जगह शराब पीने के बाद नशे में चूर होकर लड़खड़ाते हुए वहां से गुजरा। सोए हुए आदमी और 2 घोड़ों को देखकर उसे शंका हुई कि वह आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन इसके पहले कि वह कुछ कर सकता, 2 गठरियां 4 दीवारी पर से लुढ़क कर नीचे आ गिरी। फिर कोई व्यक्ति भी नीचे कूद पड़ा। गंजे आदमी ने इस व्यक्ति को पहचान लिया कि यह वही औरत है जिसे राजा हाल ही में अपने महल में लाया था। ओहो, उसने सोचा, जरूर दाल में कुछ काला है। लड़की ने उसे गौर से नहीं देखा और कहा कि वह दोनों गठरियां लेकर एक घोड़े पर सवार हो जाए। वह खुद भी फौरन दूसरे घोड़े पर सवार हो गई। चाबुक फटकारते ही उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। गंजा आदमी भी जल्दी से दूसरे घोड़े पर सवार हो गया और लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। शहर के बाहर जाने के बाद जब उन्होंने चांदनी रात में कुछ फासला और तय कर लिया, तो लड़की ने मुड़कर देखा। शहर बहुत पीछे छूट गया था। उसने इत्मीनान की सांस ली और एक हाथ से अपने बालों को संवारते हुए लगाम कस ली, जिससे उसके घोड़े की चाल कुछ धीमी हो गई। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? उसने साथ चलने वाले व्यक्ति को अपने पति समझकर पूछा। जवाब में गंजे आदमी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। वह अपनी नाक से एक हल्की सी आवाज निकाल कर रह गया। इससे लड़की को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह अपने घोड़े की लगाम खींचकर उस आदमी के निकट आने का इंतजार करने लगी। नजदीक आने पर जब लड़की ने देखा कि वह उसका पति नहीं बल्कि बूढ़ा गंजा आदमी है, तो वह एकदम चौंक पड़ी और अपनी लापरवाही के लिए मन ही मन खुद को कोसने लगी। वह सोचने लगी कि इतनी कोशिश करके बाघ की मान से क्या इसलिए भागी थी कि एक बधिक के चंगुल में पड़ जाए। लेकिन लड़की हताश नहीं हुई, बल्कि कोई युक्ति सोचने लगी। मैंने पहले ही तय कर लिया था। सवेरा होने पर उसने गंजे आदमी को बताया, राजमहल छोड़ने के बाद मेरी मुलाकात जिस पहले आदमी से होगी, मैं उसी से शादी करूंगी। मगर तुम खुद देखो कि अपनी गंजे खोपड़ी के कारण तुम कितने कुरूप लगते हो। जरा सोचो, ऐसी सूरत लेकर तुम कैसे मुझसे शादी कर सकते हो? मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये 5 सिक्के हैं, इन्हें ले जाओ और एक कढ़ाई तेल खरीद लाओ। मैं तुम्हारे गंजेपन का इलाज करूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? जब गंजे आदमी ने यह सुना कि वह लड़की न सिर्फ उससे शादी करेगी बल्कि उसके गंजेपन का इलाज भी करेगी, तो वह बेहद प्रसन्न हुआ कि उसकी किस्मत तो जाग गई। उसने गांव में जाकर एक कढ़ाई खरीदी, उसमें तेल ले आया और फिर कुछ लकड़ियां सुलगाई। लड़की ने आग पर तेल को इतना गर्म किया कि वह उबलने लगा। उसने सोचा कि लोगों का हमेशा वध करने वाले इस व्यक्ति का अंत बुरा ही होना चाहिए। इसलिए उसने जी गड़ा करके खौलते तेल से भरी पूरी की पूरी कढ़ाई गंजे आदमी के सर पर उलट दी। फलस्वरूप वह बधिक तत्क्षण जलकर मर गया। इसके बाद लड़की ने फिर घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे 4 शिकारी मिले। जब उनकी नजर लड़की पर पड़ी तो वे आपस में झगड़ने लगे। उसे मुझसे शादी करनी चाहिए, एक ने कहा। नहीं, मैं उससे शादी करूंगा, दूसरा बोला। इस तरह आपस में झगड़ने से क्या फायदा? लड़की ने कहा, ये तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि मैं चारों से शादी नहीं कर सकती। मैं बताती हूँ कि आप लोगों का क्या करना है। आप चारों अपने धनुष और तीर मुझे दे दे। मैं 4 दिशाओं में 4 तीर छोड़ूंगी। जो आदमी तीर लेकर सबसे पहले लौट आएगा, मैं उससे शादी करूंगी। इस सुझाव से शिकारियों को बेहद खुशी हुई। प्रत्येक को विश्वास था कि वे आसानी से औरों से पहले
तीर लेकर लौट आएगा। ठीक है, यह अच्छा उपाय है, चलो तीर छोड़ो। वे लोग एक साथ चिल्लाए। लड़के ने तीर लेकर 4 दिशाओं में छोड़ दिए। चारों शिकारी तीर लाने के लिए अलग अलग दिशा में भागे। ठीक उसी समय लड़की ने चाबुक फटकारा और उसका घोड़ा उसे लेकर सर पर दौड़ पड़ा। चलते चलते लड़की को 4 जुआरी मिले। वे उसे देखकर जुआ खेलना भूल गए और आपस में झगड़ा करने लगे। सभी उस लड़की से शादी करना चाहते थे। मैं आपको एक उपाय बताऊं? लड़की ने कहा। मैं हर एक को एक एक कटोरा शराब दूंगी। जो कोई नशे में चूर हुए बिना एक घूंट में सारी शराब पी लेगा, मैं उससे शादी कर लूंगी। जुआरियों ने उसका सुझाव मान लिया। शराब पीकर चारों नशे में चूर हो गए और लड़की फौरन वहां से भाग निकली। अब तक लड़की को यह अनुभव हो चुका था कि एक औरत को अकेले यात्रा करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसने उस गठरी से, जिसे वह राजमहल से अपने साथ लाई थी, पुरुष की पोशाक निकाली और पहन ली। अब वह देखने में बिल्कुल पुरुष मालूम पड़ती थी। उसी दिन वह एक नगर में आ पहुंची। उस नगर में उसे बहुत सी अजीब अजीब बातें देखने को मिली। लोग त्योहार के शानदार कपड़े पहने हुए थे और हाथों में मांस के बड़े बड़े टुकड़े, जिंदा मुर्गियां और कबूतर लिए हुए सड़कों पर आ जा रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चलते समय कंधे से कंधा टकराता था। सभी लोग आकाश की ओर निहार रहे थे। लड़की ने एक आदमी के पास जाकर पूछा, यहाँ कौन सी घटना हुई है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे सम्राट का निधन हो गया है। उस आदमी ने जवाब दिया, आज उसका सौभाग्य पक्षी उड़ाया गया है। यह पक्षी आकाश से उतरकर जिस आदमी के सिर पर बैठेगा वही नया राजा बन जाएगा। अभी वह आदमी अपनी बात समाप्त भी नहीं कर पाया था कि सौभाग्य पक्षी आकाश में मंडराता दिखाई पड़ा। लोग उत्तेजना के कारण पागल से हो गए। प्रत्येक व्यक्ति चीखने पुकारने लगा और सारा वातावरण कोलाहलमय हो गया। हर किसी को यही उम्मीद थी कि सौभाग्य पक्षी उतरकर उसी के ऊपर बैठेगा। वह पक्षी जन समूह के ऊपर कुछ देर मंडराता रहा, फिर पुरुष का वेश धारण किए उस लड़की के कंधे पर बैठ गया। यह देखकर लोगों ने मांस के बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें वे हाथ में लिए थे, दूर फेंक दिए और लड़की को घेरकर उससे राजमहल में प्रवेश करने को कहा। यह सब कुछ अचानक ही हो गया और लड़की की कल्पना से बाहर था। वह इस तरह की बात के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया और बताया कि यह प्राचीन काल से चली आ रही एक पवित्र रीति है, जिसका उल्लंघन करने वाले को दंड भुगतना पड़ता है। इस प्रकार वह लड़की राजा बन गई। उसका राज्य एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, यहाँ तक कि वह राजा भी, जो उस लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी ही अधीनता में था। लड़की ने जनता का अभिवादन व बधाई स्वीकार करते हुए राज का चलाने का काम सीखना शुरू कर दिया। वह तमाम मामले इतने उचित व न्याय संगत ढंग से निपटाती थी कि उसके प्रति लोगों का उत्साह और समर्थन दिनों दिन बढ़ता गया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतना बुद्धिमान व अच्छा राजा मिला, लोग आपस में चर्चा करते। क्योंकि उसने अपनी जनता को सुख पहुंचाया, इसलिए लोगों ने भी उसके सुख की कामना की और कहा, प्यारे राजा, अब तक आपने शादी नहीं की है, आप अपने लिए एक सुंदर कुंवारी कन्या ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेते? जल्दी क्या है? उसने जवाब दिया, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। जब इच्छा होगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इस प्रकार बात टल गई। एक दिन जब वह काम में बहुत व्यस्त थी, उसके एक मंत्री ने आकर कहा, 4 शिकारी आए हैं। वे लोग एक महिला के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं, जो उनमें से किसी एक से शादी का वादा करके भाग गई। उनका ख्याल है कि वह महिला शायद यहाँ आ गई है। ओ राजा, इस मुकदमे का फैसला कैसे किया जाए? फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लो
जब हम उस महिला को ढूंढ लेंगे तो उनका मामला निपटा देंगे। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने उन चारों को हिरासत में ले लिया। कुछ दिनों बाद वही मंत्री फिर आया और बोला, आज 4 व्यक्ति और आ गए हैं तथा उनका भी यही कहना है कि एक महिला ने पहले उनमें से किसी एक से शादी का वादा किया, मगर फिर उन्हें नशे में चूर करके धोखा दिया। जब हम उस महिला को ढूंढ निकालेंगे तो उनके मामले का भी निपटारा कर देंगे। राजा ने फिर वही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद वह राजा भी आ गया जो लड़की से शादी करना चाहता था और जिसका राज्य अब उसके आधिपत्य में था। निश्चय ही लड़की की मुलाकात उससे एक शानदार रस्म के साथ हुई। लड़की ने उसे फौरन पहचान लिया। उसके दिल में इस राजा के प्रति बेहद नफरत भरी हुई थी। मेरा एक छोटा सा मामला है जिसका निपटारा करने में महामहिम से सहायता की याचना करता हूँ। आगंतुक राजा ने कहा, इस बारे में मेरे मंत्रियों से बात करो। यह कहकर लड़की अपना हाथ झटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद मंत्री उसके पास आया और बोला, उस राजा का कहना है कि उसने एक महिला से शादी की, मगर वह महिला भाग गई। उसने सुना है कि वह भागकर हमारे राज्य में ही आई है। यह सुनकर लड़की को बेहद गुस्सा आया। क्या महिला को ढूंढने वाला एक और आदमी यहाँ पहुंचा है? उसे गिरफ्तार कर लो। जब हम उस महिला को ढूंढ निकालेंगे तो उसका मामला निपटा देंगे। यह आदेश सुनकर मंत्री चौंक गया। वह बोला कि एक राजा को गिरफ्तार करना क्या उचित होगा? मगर लड़की का निश्चय अटल था। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, वह बोली। उसका मंत्री जो आज्ञा के अलावा और कुछ भी नहीं कह सका। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइगर लोक कथा जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। कुछ दिन और बीत गए। वह मंत्री फिर लड़की के पास आया और बोला, आज एक और आदमी किसी महिला की तलाश में यहाँ आया है। वह गरीब है और देखने में बिल्कुल नौजवान लगता है। महामहिम, मेरा सुझाव है कि इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे मेरे पास ले आओ। लड़की ने कहा। वह मंत्री अपने राजा को बिल्कुल नहीं समझ पाया, लेकिन उसे अपने राजा के आदेशानुसार काम करना था, इसलिए वह उस नौजवान को उसके पास ले आया। यह आदमी उस लड़की का ही पति था। इस आदमी के लिए ही वह बहुत समय से तरस रही थी और अपना खाना पीना तथा सोना तक भूल गई थी। लेकिन वह आदमी अपनी पत्नी को, जो उस समय पुरुष वेश में थी, पहचान नहीं सका। लड़की ने अपने सभी सेवकों से वहां से हट जाने को कहा और उस आदमी से पूछा, तुम कहते हो कि तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो, क्या तुम उसके शरीर का कोई विशेष चिन्ह बता सकते हो? बेशक बता सकता हूँ, वह बोला। उसके बाएं कंधे पर एक काला पैदाइशी चिन्ह है। राजा ने अपनी पोशाक के बटन खोल दिए और कहा, जरा देखो, क्या इसी तरह का चिन्ह है? उस आदमी ने सिर उठाकर देखा और आश्चर्य से चिल्लाने लगा, क्या सचमुच तुम हो? लड़की ने फौरन उसे रोक दिया। चुप रहो, चिल्लाओ मत। आज मैं तुम्हें यहाँ से निकाले देती हूँ। कल तुम महिला का वेश धारण करके नगर के एक भोजनालय में खाना खाने आओ। राजा ने उस आदमी को जाने दिया और उसका मुकदमा इसी प्रकार खत्म हो गया। मंत्रियों में साहस नहीं था कि वे इसके बारे में कोई भी सवाल करें। अगले दिन राजा और उसके मंत्री नगर में घूमने गए। अचानक लड़की एक भोजनालय के सामने रुक गई, जिसमें एक युवती खाना खा रही थी। राजा इस भोजनालय की देहली पर खड़े होकर अंदर खाना खाती महिला को गौर से देखता रहा। काफी देर तक ऐसा लगता रहा मानो वह अपने में ही खो गया हो। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग मुझे विवाहित देखना चाहते हैं, उसने लौटकर अपने मंत्रियों से कहा। वह महिला जिसे आज मैंने भोजनालय में देखा था बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मंत्रियों को यह खुशखबरी सुनकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने राजा की इच्छा अनुसार इस दिशा में काम शुरू कर दिया। उन्होंने
उन्होंने यह रिश्ता कायम करने के लिए बिछवाने का काम किया और बहुत जल्दी शादी का सारा प्रबंध कर दिया। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद लड़की ने अपने पति को राजकाज करने का तरीका बताया। जब उसे लगा कि उसके पति ने सब कुछ सीख लिया है, तो उसने उसे राजा की पोशाक पहनाकर मंत्रियों के साथ राज दरबार का काम करने भेज दिया। वहां से लौटकर उसने अपने पति को दिन भर के काम के बारे में बताया। अब लड़की को विश्वास हो गया कि उसका पति राज्य के सारे काम अच्छी तरह करने लगा है। इसलिए उसने उससे कहा, हम हमेशा इसी तरह वेश बदल कर लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अब हमें तमाम मंत्रियों और जनता को बुलाकर उनके सामने अपना भेद खोल देना चाहिए। वह समय भी आ गया जबकि गिरफ्तार किए गए आदमियों के मुकदमों का फैसला हो जाना चाहिए। एक दिन जब मंत्री राज दरबार से अपने घर के लिए चले, तो आपस में बात करने लगे कि आज राजा का चेहरा क्यों उतरा हुआ था, क्या वह बीमार पड़ गया है। अभी वे लोग अपने घर पहुंचे भी नहीं थे कि राजमहल का घंटा बजने लगा। यह नगर की जनता को राजा के सामने इकट्ठा करने का एक संकेत था। सभी मंत्री उल्टे पांव राजमहल को लौट गए। वहां नगर की जनता पहले से ही इकट्ठी थी। सभी लोग सोच रहे थे कि राजा ने न जाने क्यों उन्हें यहाँ बुलाया है। कुछ देर बाद लड़की एक ऊंचे मंच पर आई और सबके सामने अपनी आप बीती बताई, जिसे सुनकर सारे नागरिकों के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी। इस साहसी महिला के लिए लोगों की आंखों में करुणा के आंसू छलछला आए। उन्होंने एक स्वर से मांग की कि उसके प्रति दुर्व्यवहार करने वालों को उचित सजा दी जाए, चारों जुआरियों को रिहा कर दिया जाए। लड़की ने कहा, अगर मेरा उनसे सामना न होता तो उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की होती और जेल में इतने समय तक बंद रहना उनके लिए काफी है। चारों शिकारियों को भी रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जहाँ तक उस दुष्ट राजा का सवाल है, उसे जिंदगी भर जेल में बंद रखना चाहिए, वरना वह अन्य महिलाओं पर भी अत्याचार करने की कोशिश करेगा। यह थी हमारी कहानी उइगर लोक कथा बुद्धिमान महिला। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक साथ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट शीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।